दोस्तों, आज दुनिया की नज़रें भारत की ओर हैं क्योंकि Q2 FY 2026 जुलाई सितंबर में भारत की इकोनॉमी ने रिकॉर्ड दिखाया है। ऑफिशियल डेटा के अनुसार जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही है, यानी पिछले 6 क्वार्टर्स में सबसे ज़्यादा। Q1 FY 26 में ग्रोथ 7.8% थी, यानी मोमेंटम न सिर्फ बना रहा बल्कि एक्सेलरेट हुआ है। एनालिस्ट का अनुमान सिर्फ 7.3% था, लेकिन इंडिया ने आउट परफॉर्म किया है। इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर के अनुसार Q2 का अपसाइड सरप्राइज मेजरली सर्विसेज सेक्टर के एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस की वजह से है, जबकि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स ब्रॉडली एक्सपेक्टेड रेंज में रहे। ये रिजल्ट सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि इंडिया ग्लोबल स्लोडाउन्स, ट्रेड टेंशंस और एक्सटर्नल हेडविंड्स के बीच भी कॉन्फिडेंट तरीके से ग्रो कर रहा है। ये रिकवरी नहीं बल्कि मोमेंटम बिल्डिंग का दौर है। ज़्यादातर एनालिस्ट Q2 में मॉडरेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, करीब 7.3%, लेकिन एक्चुअल आया 8.2%, जो एक्सपेक्टेशन से कहीं ऊपर है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी ग्रोथ इंप्रेसिव है। Q2 FY 26 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही, जो इस क्वार्टर का सबसे बड़ा हाईलाइट है और पिछले कई क्वार्टर्स का हाईएस्ट परफॉर्मेंस भी है। अगर हम इसे पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो Q1 FY 26 में ग्रोथ 7.8% थी, यानी सीक्वेंशियली भी इकोनॉमी ने अपनी स्पीड बढ़ाई है। मोमेंटम वीक नहीं पड़ा बल्कि और तेज हुआ है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है पिछले साल वाले पीरियड से। Q2 FY 25 में ग्रोथ सिर्फ 5.6% थी। उसके मुकाबले आज इंडिया की इकोनॉमी 8% से ऊपर है, यानी पिछले एक साल में ग्रोथ रेट में एक मैसिव अपलिफ्ट आया है। ये जंप साफ बताता है कि इकोनॉमी सिर्फ रिकवर नहीं हुई बल्कि एक नए हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर चढ़ चुकी है। ये क्लियरली दिखाता है कि इकोनॉमी सिर्फ स्टेबल नहीं बल्कि स्पीड पकड़ रही है। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर प्लस अलाइड अप्रॉक्स 3.5% ग्रो हुआ। Q1 FY 26 में 3.7%, Q2 FY 25 में 4.1% था। ग्रोथ धीमी है लेकिन स्टेबल रूरल डिमांड सस्टेन करती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इस क्वार्टर का बड़ा हीरो रहा। Q2 FY 26 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ सीधा 9.1% तक पहुंच गई, जो दिखाता है कि फैक्ट्रीज फुल कैपेसिटी पर चल रही हैं। फेस्टिव सीजन स्टॉकिंग हाई था और डोमेस्टिक डिमांड भी मजबूत बनी रही। यह क्वार्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए साफ तौर पर एक ब्रेकआउट परफॉर्मेंस रहा। इसके ठीक पहले वाले क्वार्टर में Q1 FY 26 में ग्रोथ 7.7% थी, यानी मैन्युफैक्चरिंग पहले से ही मजबूत थी, लेकिन Q2 में उसने अपनी मोमेंटम और भी तेज कर ली। सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट साफ दिखाई देता है, विच मीन्स प्रोडक्शन साइकिल लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जंप दिखता है ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में। Q2 FY 25 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सिर्फ 2.2% पर था और आज वही सेक्टर 9.1% पर खड़ा है। यह लगभग 4 गुना से भी ज़्यादा एक्सेलरेशन है, यानी मैन्युफैक्चरिंग न सिर्फ रिवाइव हुआ है बल्कि अब इकोनॉमी के सबसे पावरफुल ग्रोथ इंजिन्स में बदल चुका है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने इस क्वार्टर में शानदार परफॉर्मेंस दिखाया। ग्रोथ सीधे 7.2% तक पहुंच गई, जो बताता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, हाउसिंग डिमांड और गवर्नमेंट कैपेक्स पूरी ताकत से आगे बढ़ रहे हैं। रोड बिल्डिंग, रेल कॉरिडोर्स, मेट्रो एक्सपेंशन और रियल एस्टेट एक्टिविटी, इन सब ने कंस्ट्रक्शन को इस पूरे क्वार्टर का एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पिलर बना दिया। इसके साथ ही यूटिलिटी सेक्टर यानी इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर सर्विसेज ने 4.4% की स्टेडी ग्रोथ दी, जो कंसिस्टेंट डिमांड, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और हाउस होल्ड कंजम्पशन का कंबाइंड सिग्नल है। यह ग्रोथ भले मॉडरेट लगे, पर यह दिखाती है कि एनर्जी कंजम्पशन और एसेंशियल सर्विसेज का बेस मजबूत है, जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक एक्सपेंशन के लिए क्रिटिकल होता है। इसके उलट माइनिंग सेक्टर इस बार लगभग फ्लैट रहा, मतलब ग्रोथ नेग्लिजिबल रही। माइनिंग में स्टैग्नेशन का मतलब है कि रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन, कोल आउटपुट या मिनरल प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड पेस पर नहीं बढ़ पाए। ये एक ऐसा एरिया है जहां इंप्रूवमेंट की क्लियरली जरूरत दिखती है, क्योंकि माइनिंग कई इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की बैकबोन सप्लाई चेन है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अब टोटल GVA यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड का अप्रॉक्स 16% हिस्सा बन चुका है, जो पिछले साल के करीब 15.8% से काफ़ी ऊपर है। यह बढ़त छोटी लग सकती है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जैसे बड़े सेक्टर में GVA शेयर का बढ़ना सीधे कैपेसिटी एक्सपेंशन, हायर प्रोडक्शन और इंप्रूव इंडस्ट्रियल आउटपुट को इंडिकेट करता है। यह साफ दिखाता है कि इंडिया की इकोनॉमी धीरे धीरे सर्विसेज डोमिनेटेड मॉडल से निकलकर एक बैलेंस सर्विसेज प्लस मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ स्ट्रक्चर की ओर बढ़ रही है। दूसरी तरफ सर्विसेज सेक्टर ने इस क्वार्टर में पूरी तरह एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस दिया, वही सेक्टर जिसने इस बार ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ को सबसे ज्यादा पुश किया है। इसमें सबसे स्टैंड डाउट रहा फाइनेंशियल, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज का 10.2% ग्रोथ, जो कि पिछले 9 क्वार्टर्स का सबसे ऊंचा स्तर है। इसका मतलब है कि बैंकिंग एक्टिविटी स्ट्रांग रही, क्रेडिट ग्रोथ हाई रहा, रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस तेज हुए और कॉर्पोरेट सर्विसेज की डिमांड सिग्निफिकेंटली बढ़ी। अगर हम इसे पिछले साल से कंपेयर करें तो पिक्चर और भी इम्प्रेसिव बनती है। Q2 FY 25 में
यही सर्विसेज सेगमेंट सिर्फ 7.2% पर था और आज सीधा 10.2% पर पहुंच गया है। यानी सर्विसेज सेक्टर ने भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मैसिव एक्सेलरेशन दिखाया है। इसके अलावा ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सेक्टर ने स्टेडी 7.4% ग्रोथ मेंटेन की, जो पिछले एक साल से चल रही कंसिस्टेंट 6-7% रेंज के परफेक्टली अलाइंड है। यह स्टेडी परफॉर्मेंस बताता है कि ट्रैवल, रिटेल स्पेंडिंग और मोबिलिटी ट्रेंड्स अब सस्टेनेबली हाई हो चुके हैं। ओवरऑल सर्विसेज सेक्टर का टोटल जीवीए भी बढ़कर अप्रॉक्स 12.38 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच चुका है, जो अपने आप में एक ह्यूज माइलस्टोन है और इंडिया की इकोनॉमी में सर्विसेज की डीप डोमिनेंस को रीइंफोर्स करता है। जीडीपी ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है प्राइवेट कंजम्पशन। पीएफसीई इस क्वार्टर में 7.9% ग्रो हुआ, Q2 FY25 के 6.4% से काफी तेज। जीएसटी रिफॉर्म्स सितंबर 22 रोल आउट के बाद कंजम्पशन स्ट्रांग रहा। यह कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और राइजिंग अर्बन स्पेंडिंग का संकेत है। रूरल डिमांड, स्टेडी एग्रीकल्चर स्टेबिलिटी, रेमिटेंसेज, स्मॉल टाउन कंजम्पशन सपोर्टेड। डोमेस्टिक डिमांड इस इंटायर ग्रोथ साइकिल का एंकर है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन मेजर पॉलिसी रिफॉर्म्स की जिनकी वजह से यह ग्रोथ सिर्फ डिमांड ड्रिवन नहीं बल्कि जेन्युइनली रिफॉर्म्स ड्रिवन भी है। पिछले एक साल में गवर्नमेंट ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिनका डायरेक्ट और विजिबल इम्पैक्ट इकोनॉमी के हर हिस्से पर दिख रहा है, कंज्यूमर्स पर भी और बिजनेसेस पर भी। सबसे पहले जीएसटी रैशनलाइजेशन और रेट कट्स की बात करें। कई एसेंशियल आइटम्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और एमएसएमई लिंक प्रोडक्ट्स पर जीएसटी स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई किया गया, जिससे रिटेल डिमांड में नोटिसेबल जंप आया। जब टैक्स बर्डन कम होता है तो प्रोडक्ट सस्ते होते हैं और वही हमने मार्केट्स में देखा जहां फेस्टिवल सीजन से पहले बाइंग मोमेंटम पहले से स्ट्रॉन्ग था। दूसरा बड़ा कदम था इनकम टैक्स रिलीफ, जिसमें सैलरीज अप टू 12 लाख रुपीस पर बर्डन कम किया गया। इससे मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स की पॉकेट्स में एक्स्ट्रा डिस्पोजेबल इनकम आया और मिडिल क्लास जब खर्च करता है तो पूरा कंजम्पशन साइकिल रिवाइव होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लायंसेस, ट्रेवल, फूड सर्विसेज, रिटेल, हर सेगमेंट को फायदा मिला। तीसरा पिलर था मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, रेल कॉरिडोर्स, लॉजिस्टिक्स पार्क्स, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, रीजनल एयरपोर्ट्स, स्मार्ट सिटी मिशन। इन सब ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बहुत मजबूत किया। कंस्ट्रक्शन एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करता है और रॉ मटेरियल जैसे स्टील, सीमेंट, टाइल्स, पेंट्स, मशीनरी इंडस्ट्रीज को भी डायरेक्ट बूस्ट देता है। चौथा पिलर रहा एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव्स, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, एक्सपोर्ट प्रमोशन, कंप्लायंस सिंप्लीफिकेशन, डिजिटल इन्वॉइसिंग और सप्लाई चेन रिफॉर्म्स ने मैन्युफैक्चरिंग को कॉम्पिटिटिव बनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मा जैसे सेक्टर्स में प्रोडक्शन बढ़ा और ग्लोबल मार्केट शेयर इंप्रूव हुआ। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है डिजिटल रिफॉर्म्स, यूपीआई का एक्सप्लोसिव अडॉप्शन, जीएसटी सिंप्लीफिकेशन, ई इनवॉइसिंग, डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम, फिनटेक इनोवेशन। ओएनडीसी जैसी इनिशिएटिव्स ने इंडिया को एक फॉर्मल, मॉडर्न, टेक ड्रिवन इकोनॉमी में बदलना शुरू कर दिया है। इससे बिजनेसेस को क्रेडिट मिलना आसान हुआ, लीकेजेस कम हुई और ट्रांसपेरेंसी बढ़ी। इन सब रिफॉर्म्स का क्यूमुलेटिव इफेक्ट यह है कि इंडिया सिर्फ शॉर्ट टर्म बाउंस नहीं ले रहा बल्कि मीडियम टर्म में एक स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक शिफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। डिमांड स्ट्रांग है, इन्वेस्टमेंट साइकिल रिवाइव होने लगी है और इकोनॉमी अब एक स्टेबल, सस्टेनेबल, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पाथ पर है। आरबीआई ने इस पूरे क्वार्टर में इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट को काफी सपोर्टिव रखा, जिससे बोरोइंग कॉस्ट कम रही और लिक्विडिटी बेहतर बनी रही। इसका सीधा फायदा हाउस होल्ड्स, बिजनेसेस और खासकर एमएसएमईज को मिला, क्योंकि लोन्स पहले से ज्यादा अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हो गए। नए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की लीडरशिप में क्रेडिट एनवायरनमेंट और भी ग्रोथ फ्रेंडली महसूस हो रहा है, जहां लैंडिंग स्मूथ है और फाइनेंशियल मार्केट्स में स्टेबिलिटी साफ दिखती है। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ भी लगभग 8.7% रही, जो रियल जीडीपी के करीब है। यह बताता है कि डिफ्लेटर बेस्ड इन्फ्लेशन काफी लो रहा, लगभग 0.8% के आसपास। सीपीआई अप्रॉक्स 2.2% और डब्ल्यूपीआई अप्रॉक्स 0.1% रहने से आरबीआई के पास पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ गई। इसी दौरान ग्लोबल स्लोडाउन, कमोडिटी वॉलेटिलिटी, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और यूएस टैरिफ्स जैसी चुनौतियों के बावजूद इंडिया की इकोनॉमी मजबूत बनी रही। आईएमएफ ने अपनी असेसमेंट में साफ कहा है कि इंडिया की वेरी स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, जिसने ग्लोबल हेडविंड्स को एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन साथ ही कुछ मेजर रिस्क्स भी नजर आते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जैसे ग्लोबल डिमांड स्लम्प, जिसके कारण टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स और आईटी सर्विसेज जैसे एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर्स पर प्रेशर बढ़ सकता है। कमोडिटी प्राइस वॉलेटिलिटी, जहां क्रूड ऑयल या मेटल्स के अचानक महंगा होने से इन्फ्लेशन फिर स्पाइक हो सकता है। फिस्कल कंस्ट्रेंट्स, क्योंकि फिस्कल कंसोलिडेशन की दिशा में बढ़ते हुए पब्लिक कैपेक्स पर प्रेशर आ सकता है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हेजिटेशन,
जहां कॉर्पोरेट्स ग्लोबल अनसर्टेनिटी या हायर बोरोइंग कॉस्ट की वजह से अपना कैपेक्स पोस्टपोन कर सकते हैं, और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जिसमें मिडिल ईस्ट टेंशन, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और यूएस चाइना राइवलरी सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट कर सकती है और ट्रेड रूट्स को इम्पैक्ट कर सकती है। इस तेज आर्थिक वृद्धि का सीधा और सबसे महसूस होने वाला प्रभाव इंडिया के यूथ, बिजनेसेस, स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर्स पर पड़ने वाला है। यूथ के लिए यह फेज एक बड़ा अवसर लेकर आया है, क्योंकि सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल सेक्टर्स में हायरिंग तेजी से बढ़ रही है, यानी नए जॉब्स, नए रोल्स और नए कैरियर पाथ्स खुल रहे हैं। बिजनेसेस और एमएसएमईज के लिए भी यह माहौल बेहद पॉजिटिव है। डिमांड रिवाइवल और चीपर क्रेडिट की वजह से उनके पास एक्सपेंशन का एक मजबूत विंडो है, जहां वे प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं और अपनी कैपेसिटी इनहेंस कर सकते हैं। स्टार्टअप्स की बात करें तो फिनटेक, ओएनडीसी, यूपीआई, इकोसिस्टम, एआई ड्रिवन सॉल्यूशंस, एडटेक और हेल्थ टेक जैसे सेक्टर्स में अपार संभावनाएं हैं, जहां इनोवेशन के लिए जमीन पहले से कहीं ज़्यादा रेडी है। इन्वेस्टर्स के लिए भी इंडिया का मैक्रो एनवायरनमेंट बेहद आकर्षक बनता जा रहा है। स्टेबल इकोनॉमी, कंटिन्यूस रिफॉर्म्स और स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन स्टोरी ने इंडिया को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ग्लोबल स्तर पर एक टॉप डेस्टिनेशन बना दिया है। आने वाले समय में इस ग्रोथ मोमेंटम को सस्टेनेबल बनाए रखने के लिए सरकार और पॉलिसी मेकर्स को लगातार सतर्क रहना होगा। सबसे पहले फिस्कल डिसिप्लिन बनाए रखना बेहद जरूरी है, ताकि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनी रहे और बोरोइंग या डेफिसिट के कारण कोई प्रेशर न बने। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की टाइम बाउंड डिलीवरी क्रिटिकल है, क्योंकि हाईवेज, रेल कॉरिडोर्स, पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क्स जितनी तेजी से पूरे होंगे, उतनी ही तेजी से इकोनॉमिक एक्टिविटी मल्टीप्लाई होगी। सप्लाई चेन सिस्टम्स को मॉडर्न और एफिशिएंट बनाना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ताकि मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल दोनों सेक्टर्स को स्मूथ फ्लो मिले और ग्लोबल वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट कम हो। एमएसएमईज के लिए रिफॉर्म्स और कंप्लायंस सिंप्लीफिकेशन पर लगातार काम करना होगा, क्योंकि वही सेक्टर्स एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन बैकबोन है। और आखिर में स्किलिंग, एजुकेशन और हेल्थ केयर में बड़ा निवेश करना अनिवार्य है, क्योंकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ का असली आधार एक स्किल्ड, हेल्दी और फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स ही होती है। तो दोस्तों, Q2 FY 2026 का 8.2% ग्रोथ साबित करता है कि इंडिया की इकोनॉमी रोबस्ट, ब्रॉड बेस्ड और रिफॉर्म्स ड्रिवन है। प्राइवेट कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट पिकअप, मैन्युफैक्चरिंग रिवाइवल, सर्विसेज सेक्टर बूम और पॉलिसी पुश, ये मिलकर इंडिया को आने वाले वर्षों में ग्लोबल इकोनॉमिक स्पॉटलाइट के सेंटर पर ले जा सकते हैं। इंडिया की ग्रोथ वेव रियल है, और अगर राइट रिफॉर्म्स और स्मार्ट एग्जीक्यूशन जारी रहा तो आने वाले डिकेड का पूरा इकोनॉमिक नैरेटिव बदल सकता है।